नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप या जिसे अवधारणा मानचित्र भी कहते हैं। संकल्पना ज्ञान का आधार होती है और किसी भी विषय को समझने के लिए उसमें निहित संकल्पनाओं और उनके आपसी संबंधों को जानना बहुत जरूरी है। संकल्पना मानचित्र इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह दृश्य रूप में हमें संकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। यह शिक्षण और आकलन दोनों ही दृष्टि से शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है, कैसे बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट मैप कितने प्रकार के होते हैं और इसकी शिक्षण में क्या उपयोगिता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संकल्पना मानचित्र के विकास का सैद्धांतिक आधार क्या है, इसका ओरिजिन क्या है या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। संकल्पना मानचित्र का सूत्रपात जोसेफ डी नोवाक ने 1970 में किया था। कॉन्सेप्ट मैप का ओरिजिन या आधार रचनावादी सिद्धांत है। यह डेविड आसुबेल के असेमिलेशन थ्योरी पर आधारित है। डेविड आसुबेल मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति नई चीजें पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में नए ज्ञान का संबंध पूर्व के ज्ञान, विचार या संप्रत्य से स्थापित करने का प्रयास करते हैं और कॉन्सेप्ट मैप इन्हीं संबंधों का ही चित्रात्मक निरूपण है। और मीनिंगफुल लर्निंग के अंतर्गत नए संप्रत्यों और विचारों का बालक के मस्तिष्क में पहले से ही जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, संज्ञानात्मक संरचनाएं बनी होती हैं, उनमें समावेशन किया जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग में पूर्व ज्ञान के निर्धारण के बाद ही उसी के अनुसार शिक्षण का आयोजन किया जाता है, क्योंकि नए संप्रत्य को सीखने के लिए पूर्व में अर्जित ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम समझते हैं कि संकल्पना मानचित्र क्या है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप? संकल्पना मानचित्र दृश्य रूप में ज्ञान को प्रस्तुत करने की तकनीक है, क्योंकि सुनने के बजाय हम देखकर ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैप में इसीलिए संकल्पनाओं का नेटवर्क होता है, जिसमें नोड्स और लिंक्स होते हैं। नोड संकल्पना को दर्शाते हैं और लिंक्स उनके बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में दर्शाया गया है, ये गोलाकार संरचनाएं नोड्स हैं जिनमें हम संकल्पना को दर्शाते हैं, और तीर के निशान ये लाइंस लिंक्स हैं जो कि संकल्पनाओं के आपसी संबंधों को दिखाती हैं। संकल्पना मानचित्र को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। संकल्पना मानचित्र एक रेखा चित्र है जो दर्शाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान कैसे संगठित किया जाता है, किस प्रकार ज्ञान मस्तिष्क में व्यवस्थित होता है, कौन सी संकल्पना व्यक्ति पहले सीखता है, कौन सी प्राथमिक संकल्पना है, कौन सी द्वितीयक है, कौन सी तृतीयक है, और सीखने के क्रम में हम ज्ञान को अपने मस्तिष्क में किस प्रकार व्यवस्थित और संगठित करते हैं ताकि वो अधिक ग्राह्य और स्थायी रहे। जोसेफ डी नोवाक संकल्पना मानचित्र को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि संकल्पना मानचित्र एक प्रकार का द्विआयामी रेखा चित्र है जो विभिन्न संप्रत्यों में यानी संकल्पनाओं में आपसी संबंधों को दर्शाता है। कहने का अभिप्राय है कि कॉन्सेप्ट मैप एक विजुअल रोड मैप है जो हमें कॉन्सेप्ट के अर्थ और उसके दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या संबंध है इसको दर्शाता है। कॉन्सेप्ट मैप के इस एग्जाम्पल के द्वारा हम कॉन्सेप्ट मैप की संरचना को समझ सकते हैं। इस स्लाइड में वृक्ष पर एक कॉन्सेप्ट मैप छोटी कक्षा के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर वृक्ष एक संकल्पना है जो कि मुख्य संकल्पना है, और वृक्ष से जुड़ी हुई अन्य संकल्पनाएं हैं ऑक्सीजन, छाया और फल। अब वृक्ष का संबंध इन तीनों संकल्पनाओं से किस प्रकार है, इस चीज को ये शब्द जिन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, प्रपोजिशंस कहते हैं, वे दर्शाते हैं। जैसे वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार वृक्ष छाया देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वृक्ष फल देते हैं। तो यहाँ वृक्ष का संबंध प्रोवाइड करने के द्वारा इन तीनों संकल्पनाओं से दर्शाया गया है। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी एक संकल्पना है, तो ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? जीवित प्राणियों के लिए। इसी तरह से
फल भी एक संकल्पना है। फल का प्रयोग किसे बनाने में किया जाता है? जैम बनाने में, मुरब्बा बनाने में, कैंडी बनाने में। तो यह छोटे बालकों के लिए एक सरल और स्पष्ट कॉन्सेप्ट मैप वृक्ष पर तैयार किया गया है, जिसे देखकर विद्यार्थी समझ सकता है कि वृक्ष हमें क्या देते हैं और इनका प्रयोग किस चीज को बनाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि संकल्पना मानचित्र को विकसित करने के चरण या स्टेप्स कौन से हैं, किस प्रकार हम एक अच्छा संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला चरण है कि हमें जिस भी सब्जेक्ट के किसी इकाई या प्रकरण पर कॉन्सेप्ट मैप बनाना होता है, उसका हम चयन करते हैं, क्योंकि संकल्पना मानचित्र किसी इकाई, प्रकरण, प्रक्रिया, क्रियाविधि, विचार के लिए विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले हम उस प्रकरण के मुख्य बिंदु यानी मुख्य संकल्पना का चयन करते हैं, जो प्राथमिक संकल्पना कहलाती है। उसके बाद द्वितीयक संकल्पना कौन सी है, तृतीयक संकल्पना कौन सी है, इसे हम छांट लेते हैं। मुख्य संकल्पना को सबसे ऊपर लिखा जाता है और छोटी संकल्पनाएं उसके नीचे लिखी जाती हैं। संकल्पनाओं को हम बॉक्स के अंतर्गत, त्रिकोण में, किसी चौकोर आकृति में रख सकते हैं। इन आकृतियों का आकार निर्भर करता है कि संकल्पना कौन सी है, मुख्य संकल्पना है, छोटी संकल्पना है या सहायक संकल्पना है। अब इन संकल्पनाओं के संबंधों को दर्शाने के लिए उनके बीच में हम तीर का निशान, एरो जिसे कहते हैं, या क्रॉस लिंक्स लगाते हैं। और इन संकल्पनाओं के संबंधों को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होने वाले संयोजक शब्द, जिसे हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, उन शब्दों को हम इन संयोजक लाइनों के ऊपर लिखते हैं। ये संयोजक शब्द क्रिया शब्द होते हैं और जो नोड्स होती हैं, बिंदु होते हैं, वो संज्ञा शब्द होते हैं। यानी संकल्पनाएं संज्ञा शब्द हैं और उनके संबंधों को दर्शाने वाले लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो क्रिया शब्द होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स जैसे देते हैं, उपयोग में आता है, प्रयोग में लिया जाता है, या इसके लिए आवश्यक है, इसके कारण ऐसा होता है, इससे ये चीज प्रभावित होती है, इसके निष्कर्ष या इसके परिणाम स्वरूप, इन शब्दों को लिंकिंग वर्ड्स कहा जाता है। समान स्तर की संकल्पनाओं को हम एक लेवल पर रखते हैं और छोटी संकल्पनाओं को उनके नीचे रखते हैं। जैसे यदि किसी संकल्पना के भाग हैं और वे समान हैं तो उन्हें हम एक ही स्तर पर लिखेंगे, या किसी संकल्पना के प्रकार हैं और एक ही स्तर के हैं तो उन्हें एक ही लेवल पर लिखा जाता है। संकल्पना मानचित्र में आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार विभिन्न रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं और विभिन्न चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने क्रिएटिव तरीके से संकल्पनाओं को दर्शाते हैं। जब संकल्पना मानचित्र बना लिया जाता है तो उसके बाद व्यक्ति स्वयं भी आप उसका निरीक्षण करते हैं और साथ ही अपने साथियों को या अपने शिक्षक के द्वारा भी उसका निरीक्षण करवाते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि यह संकल्पना मानचित्र जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वह कितना सार्थक हुआ है, क्या सार्थक रूप में यह उसके अर्थ को दर्शा रहा है या नहीं। और इसका निरीक्षण करने के पश्चात जो कमियां आप स्वयं अनुभव करते हैं या आपके शिक्षक या आपके साथी बताते हैं, उनके आधार पर इसमें सुधार किया जाता है और इसे पुनः बनाया जाता है। आप इसके प्रत्येक भाग को और भी अधिक विस्तृत कर सकते हैं। जैसे किसी संकल्पना के संबंध में यदि आपको और नवीन सूचनाएं, नवीन जानकारियां मिलती हैं तो उन्हें भी संकल्पना मानचित्र में सम्मिलित किया जा सकता है। संकल्पना मानचित्र का विस्तार इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसे किस कक्षा के लिए बना रहे हैं। छोटी कक्षाओं के लिए संकल्पना मानचित्र सरल होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि बड़ी कक्षाओं के लिए उन्हीं संकल्पनाओं पर बनाए गए मानचित्र अधिक गहन और विस्तृत होते हैं। इस स्लाइड में हम देखें कि यह संकल्पना मानचित्र जल संकल्पना पर तैयार किया गया है। अब जल के प्राप्ति स्रोत कौन से हैं, जल किस किस चीज के लिए आवश्यक है और जल का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसमें दर्शाया गया है। ये संयोजक लाइनें, एरो है, इनके ऊपर हमने लिखा प्राप्ति स्रोत हैं। अब जल के प्राप्ति स्रोत कौन से हैं, वर्षा, नदी, कुएं, तालाब। यानी इन संकल्पनाओं से जल संकल्पना किस रूप में जुड़ी हुई है,
कि यह जल के प्राप्ति स्रोत हैं। तो प्राप्ति स्रोत ये संयोजक शब्द है जो जल संकल्पना को अन्य इन संकल्पनाओं से जोड़ता है। इसी प्रकार जल जरूरी है संयोजक शब्द है जो कि इन संकल्पनाओं को जल से जोड़ता है। जैसे जल जरूरी है पशु पक्षी के लिए, मनुष्य के लिए, जलचर के लिए और पेड़ पौधों के लिए। जल का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है या उपयोग किया जाता है, ये संयोजक शब्द है। इसे हमने संयोजक लाइन पर लिखा है। और उपयोग किया जाता है किसमें? औद्योगिक कार्य में, कृषि कार्यों में, घरेलू कार्य में और बिजली के उत्पादन में। अब हम बात करते हैं संकल्पना मानचित्र के प्रकारों की। संकल्पना मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। यह निर्भर करता है कि इसमें संकल्पनाओं को किस आकृति और क्रम में प्रस्तुत किया गया है। आकृति और व्यवस्था के आधार पर संकल्पना मानचित्र 5 प्रकार के हैं। पहला है स्पाइडर मैप, हायरार्किकल मैप, फ्लो चार्ट, ट्री चार्ट और सिस्टम चार्ट। स्पाइडर मैप, इसकी आकृति स्पाइडर की तरह से होती है। जिस तरह स्पाइडर मकड़ी का धड़ बीच में होता है और चारों तरफ उसकी टांगे होती हैं, उसी तरह स्पाइडर मैप में भी बीच में मुख्य विचार, मूल विषय वस्तु या मुख्य संकल्पना होती है और चारों तरफ संबंधित विचार, छोटी संकल्पनाएं और सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। स्पाइडर मैप को बनाना आसान है और इसे पढ़ना और समझना भी सरल है, क्योंकि इसमें सारा डेटा एक सिंगल थीम के चारों ओर व्यवस्थित रहता है। यह एक स्पाइडर मैप का उदाहरण है जो कि टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल पर तैयार किया गया है। अब इस स्पाइडर मैप में शिक्षण कौशल मुख्य संकल्पना है, जिसे कि बीच में स्थान दिया गया है और इससे संबंधित अन्य इंटरैक्टिव माइक्रो टीचिंग स्किल्स जो हैं, उन्हें स्पाइडर की टांगों की तरह से चारों ओर व्यवस्थित किया गया है। जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, प्रदर्शन कौशल, शामपट कौशल, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो ये सब माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं, शिक्षण कौशल हैं। इन्हें स्पाइडर मैप के द्वारा दर्शाया गया है। हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह स्पाइडर मैप कोविड-19 पैंडेमिक पर तैयार किया गया है। इसमें आप देखिए मुख्य संकल्पना है कोविड-19, जिससे कि आज पूरा विश्व ग्रसित है और आतंकित है। तो कोविड-19 संकल्पना को मध्य में दर्शाया गया है। इसे चित्रात्मक रूप में दिखाया गया है। पूरी पृथ्वी के ऊपर कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है। अब कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इसके वैक्सीनेशन कौन से हैं और इसकी पहचान के लिए कौन से टेस्ट हैं। तो ये सब अन्य छोटी सूचनाएं हैं जिन्हें की स्पाइडर की टांगों की तरह से चारों तरफ दर्शाया गया है। इसमें कोविड-19 के फैलने के कारण यानी स्प्रेड कॉजेस कौन कौन से हैं? मुंह को बार बार छूना, भीड़ वाले स्थान पर जाना, हाथ मिलाना, छींकना, भीड़ वाले वाहनों में यात्रा करना। तो ये सारी चीजें जो हैं कोविड-19 के फैलने के कारण बनते हैं। तो इन्हें लिखा भी गया है और चित्रात्मक रूप में रेक्टेंगल में इनको दर्शाया गया है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ संप्रत्यय है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स को दर्शाया गया है फीवर, थकान होना, कफ आना, सिर में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, पसीना आना, स्मेल का चला जाना। तो ये सारे सिम्टम्स इसके यहाँ चित्रात्मक रूप में दर्शाए गए हैं। इसके पश्चात इसके रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? हाथों को 20 सेकंड तक किसी वॉशिंग सोप से या लिक्विड से धोना, हमेशा मास्क का प्रयोग करना, मास्क को सही तरीके से पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना, घर में ठहरना और किसी से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना और लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करना। तो इन्हें अपनाकर हम कोविड-19 को रोक सकते हैं। यदि व्यक्ति कोविड-19 से अफेक्टेड हो जाता है तो उसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? RT-PCR, HRCT, CRP,
रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसी प्रकार इससे संबंधित अन्य संप्रत्यय है वैक्सीन। कौन कौन से वैक्सीन इसकी रोकथाम के लिए उपलब्ध हैं उनमें दर्शाए गए हैं स्पुतनिक 5, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, और कौन सी मेडिसिन या दवाइयां इसके लिए तैयार की गई हैं आयुष 64 और 2DG ड्रग। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा कोविड-19 से संबंधित सारी सूचनाएं, जानकारियां जो हैं वो चित्रात्मक रूप में बहुत ही खूबसूरत ढंग से दर्शाई गई हैं और इसे देखकर कोविड-19 के संबंध में व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसका दूसरा प्रकार है हायरार्किकल मैप। इस प्रकार के संकल्पना मानचित्र में सूचनाओं को महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना या संप्रत्यय को सबसे ऊपर रखा जाता है और सबसे कम महत्वपूर्ण संकल्पना को सबसे नीचे रखा जाता है। यह एक हायरार्किकल चार्ट है जो कि ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क पर तैयार किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि संकल्पना मानचित्र में हम रंगों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, छोटे चित्रों का प्रयोग करते हैं, तो वो अधिक आकर्षक और रुचिकर बन जाता है और बालक को उसे पढ़ने में और देखने में और समझने में मजा आता है। तो इसमें मानव मस्तिष्क को ये छोटी सी संरचना उसकी दर्शाई गई है। उसके पश्चात, क्योंकि मानव मस्तिष्क मुख्य संकल्पना है, उसके ये 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इन तीनों भागों को एक स्तर पर दर्शाया गया है। इसके बाद अग्रभाग आगे के 2 भागों में विभाजित है, प्रमस्तिष्क और डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन के 2 भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ प्रमस्तिष्क के क्या कार्य हैं ये दर्शाए गए हैं, याददाश्त रखना, सोचना, तर्क करना। थैलेमस के क्या कार्य हैं, सर्दी, गर्मी, दाब का अनुभव करवाना। हाइपोथैलेमस के क्या कार्य हैं, भूख लगना, सोना, प्यास और शरीर के ताप का नियंत्रण करना। तो इस प्रकार अग्र मस्तिष्क के दोनों भागों और उनके उपभागों और उनके कार्यों को दर्शाया गया है। इसी प्रकार मध्य मस्तिष्क के कार्य दिखाए गए हैं, देखना, सुनना। पश्च मस्तिष्क के ये 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। इनके कार्यों को दर्शाया गया है कि ये किन क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट मैप को, हायरार्किकल चार्ट को देखकर हम मस्तिष्क के विभिन्न भाग, उनकी संरचना और उनके कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैप का एक अन्य प्रकार है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक प्रकार का आरेख है जो वर्क फ्लो, प्रक्रिया, क्रियाविधि या किसी चीज के निर्माण के चरणों को और उनके क्रम को दर्शाता है। फ्लो चार्ट में चरणों को विभिन्न प्रकार के बॉक्स के रूप में दिखाया जाता है और बॉक्स को तीरों से जोड़कर उनका क्रम दर्शाया जाता है। फ्लो चार्ट को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यह फ्लो चार्ट खाद्य श्रृंखला, फूड चेन पर तैयार किया गया है। इसमें पहले बॉक्स में दिखाया गया है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स कौन है, हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, शाकाहारी प्राणी। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, मांसाहारी प्राणी, जो कि शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। और उसके पश्चात तृतीयक उपभोक्ता, प्रेडेटर्स या परभक्षी हैं, जो कि इनके मरने के बाद इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ संकल्पनाओं को एक क्रम में, एक फ्लो में दर्शाया जाता है, इसीलिए हम इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि यह फ्लो चार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के विभिन्न चरणों पर तैयार किया गया है। यहाँ सबसे पहला चरण है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, किसी समस्या को पहचानना। उसके बाद दूसरा है समस्या को परिभाषित करना। तो यहाँ पहले और दूसरे चरण के बीच में हमने एरो का निशान लगाया है और इन चरणों को एक बॉक्स के अंतर्गत रखा है। इसके बाद तीसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण करना, यहाँ हमने एरो लगाया। चौथा चरण है परिकल्पना की जांच करना। इसके पश्चात इसी क्रम में आता है 5वां चरण, निष्कर्ष निकालना, और उसके पश्चात सामान्यीकरण करना। तो यहाँ एक फ्लो के रूप में, एक प्रवाह के रूप में सूचनाओं को, चरणों को प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए हम इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट मैप का अगला प्रकार है ट्री आरेख या ट्री डायग्राम।
इसे ट्री चार्ट भी कहा जाता है। यह वर्गीकरण चार्ट हायरार्किकल चार्ट का ठीक ऑपोजिट है। हायरार्किकल चार्ट में मुख्य संकल्पना सबसे ऊपर होती है और अन्य छोटी संकल्पनाएं उसके नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती हैं, जबकि ट्री चार्ट में मुख्य विचार या संकल्पना सबसे नीचे तने के रूप में होती है, स्टेम के रूप में होती है, और छोटी संकल्पना और विचार ऊपर विभाजित शाखाओं से प्रदर्शित किए जाते हैं। यह आरेख एक मुख्य तने और कई शाखाओं के साथ एक पेड़ के समान प्रतीत होता है, इसीलिए हम इसे ट्री चार्ट कहते हैं। ट्री डायग्राम की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि मुख्य संकल्पना यहाँ स्टेम में दर्शाई जाती है और अन्य छोटी संकल्पनाएं शाखाओं और उप शाखाओं के रूप में दर्शाई जाती हैं। ट्री चार्ट का उपयोग सामान्यतः फैमिली ट्री, किसी वंश की वंशावली को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। इस स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं कि यह ग्लोबल वार्मिंग पर तैयार किया गया एक ट्री चार्ट है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग मुख्य संकल्पना है जिसे तने के माध्यम से दर्शाया गया है, और इससे जुड़े हुए अन्य विचार कि इसके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं और इन्हें दूर करने के उपाय क्या हैं, इन्हें शाखाओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। कॉन्सेप्ट मैप का एक अन्य प्रकार है सिस्टम चार्ट। सिस्टम चार्ट सूचनाओं को एक प्रारूप में व्यवस्थित करता है जो इनपुट और आउटपुट के साथ फ्लो चार्ट के समान ही होता है। कहने का अभिप्राय है कि सिस्टम चार्ट आकृति में फ्लो चार्ट के समान ही होता है, किंतु इसमें मुख्य बात यह रहती है कि इसमें एक इनपुट होता है और अंत में आउटपुट दर्शाया जाता है। जैसे यह एक सिस्टम चार्ट है जिसमें सबसे पहला इनपुट क्या है, अधिगम, कि हम अभ्यास के माध्यम से, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से किसी भी चीज को, क्रिया को सीखते हैं, उसे हम धारण करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम उस सूचना का पुनः स्मरण करते हैं और उसके आधार पर हम चीजों को, वस्तुओं को पहचानते हैं। उसी तरह से मानव मस्तिष्क की प्रक्रिया में मेमोरी में सूचनाओं की इनकोडिंग की जाती है, मस्तिष्क में स्टोरेज होता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ इनपुट से लेकर आउटपुट को दर्शाया गया है। यह भी एक सिस्टम चार्ट का उदाहरण है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग को दर्शा रहा है, जिसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, यानी इनपुट किया जाता है जो हमारी सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति में जाता है। उसमें यदि हम अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, तो वे सूचनाएं अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। यदि ध्यान नहीं दिया जाता, नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वे सूचनाएं विस्मृत हो जाती हैं। और जिन सूचनाओं का अभ्यास किया जाता है और अभ्यास के माध्यम से उन सूचनाओं की इनकोडिंग होती है और वो हमारी दीर्घकालीन स्मृति में स्थायी रूप से रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट के रूप में, उत्पाद के रूप में हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इनपुट है ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूचनाएं, फिर उनकी प्रोसेसिंग या उनका भंडारण और फिर उनका आउटपुट। तो सिस्टम चार्ट में इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं कि संकल्पना मानचित्र के क्या उपयोग हैं या इसके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहली चीज है कि संकल्पना मानचित्र द्वारा हम विशेष संकल्पनाओं के आपसी संबंधों को आसानी से जान सकते हैं कि एक संकल्पना दूसरी संकल्पना से किस आधार पर जुड़ी हुई है। संकल्पना मानचित्र द्वारा ज्ञान लंबे समय तक व्यक्ति की स्मृति में रहता है और ज्ञान अधिक मीनिंगफुल हो जाता है। संकल्पना मानचित्र एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का भी काम करते हैं, क्योंकि अध्यापक यदि किसी कॉन्सेप्ट पर एक संकल्पना मानचित्र विकसित कर लेता है तो वो शिक्षण में उसका आसानी से प्रयोग कर सकता है। इसके द्वारा सूचनाओं को एक क्रम में, एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एक तार्किक ढंग से रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। संकल्पना मानचित्र के द्वारा संकल्पनाओं को भली भांति स्पष्ट किया जा सकता है और इनके माध्यम से पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से किया जा सकता है। यानी जो आसान संकल्पनाएं हैं, पहले से सीखी हुई हैं, उन संकल्पनाओं को हम नवीन संकल्पनाओं से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि बालक हमेशा अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर संबंध स्थापित करके सीखता है।
किसी व्याख्यान का यदि सारांश प्रस्तुत करना हो तो उस स्थिति में भी संकल्पना मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए जो नोट्स तैयार करते हैं वो बहुत संक्षिप्त रूप में संकल्पना मानचित्र के माध्यम से बनाए जा सकते हैं और परीक्षा के समय आप उस संकल्पना मानचित्र को देखकर आसानी से विषय वस्तु को याद कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। विद्यार्थियों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए भी संकल्पना मानचित्र एक उपयोगी उपकरण है, क्योंकि यदि अध्यापक किसी संकल्पना पर विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए देता है और विद्यार्थी उस संकल्पना पर सही कॉन्सेप्ट मैप विकसित कर देता है, तो इसका अभिप्राय है कि विद्यार्थी उस संकल्पना और उससे जुड़ी हुई अन्य संकल्पनाओं और उनके संबंधों को भलीभांति समझ गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने कॉन्सेप्ट मैप के विभिन्न प्रकारों को अलग-अलग रोचक उदाहरणों के द्वारा जाना और इसके निर्माण के चरणों को समझा। अब आप स्वयं भी इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं पर कॉन्सेप्ट मैप तैयार कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।